रिटायरमेंट। हाँ, ये शब्द सुनते ही शायद मन में एकदम सुकून और आराम वाली तस्वीरें आती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे यात्राएं, अपने शौक पूरे करना, कोई चिंता नहीं। पर क्या ये सपना मतलब सबके लिए हकीकत बन पाता है? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सपनों और असलियत के बीच की वो जो जगह है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो एक दिलचस्प कहानी कहती है। एक तरफ तो हमारी उम्मीदें हैं रिटायरमेंट को लेकर, हाँ, ऊंची उम्मीदें, और दूसरी तरफ है हमारी असल तैयारी। और ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच एक काफी बड़ी खाई है। ये फासला दिखता है। तो चलिए समझते हैं कि भारत में रिटायरमेंट की असल तस्वीर आखिर है क्या, सरकारी योजनाओं में क्या नया चल रहा है, और वो कौन से बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उम्मीदों से। ज्यादातर लोग मानते हैं कि रिटायरमेंट के लिए शायद 65 लाख से 1.3 करोड़ रुपए इतने काफी होंगे। ये एक आम धारणा है, मैंने देखा है। हाँ, ये आंकड़ा अक्सर सुनने में आता है, सर्वे भी यही दिखाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। अच्छा, कैसे? देखिए, जो वित्तीय सलाहकार हैं वो खासकर शहरी भारत और ये जो बढ़ती महंगाई है उसको देखते हुए कहते हैं कि एक आरामदायक रिटायरमेंट के लिए कम से कम 1.5 से 3 करोड़ रुपए, या शायद उससे भी ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है। 1.5 से 3 करोड़? हाँ, वो अक्सर 25 गुना नियम का जिक्र करते हैं। मतलब रिटायरमेंट के टाइम पर आपके पास आपके सालाना खर्च का 25 गुना पैसा जमा होना चाहिए। 25 गुना? ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी का सालाना खर्च मान लीजिए 6 लाख रुपए है, हाँ, तो उससे 1.5 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। बिल्कुल सीधा हिसाब है। और ये नियम सिर्फ आज के लिए नहीं, ये भविष्य की अनिश्चितताओं, खासकर जैसे स्वास्थ्य खर्चे बढ़ रहे हैं और ये लगातार बढ़ती महंगाई, उनसे एक तरह की सुरक्षा देने के लिए है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर भारतीय जब रिटायर होते हैं तो उनकी जमा पूंजी 1 करोड़ रुपए से भी कम होती है। ओह, तो ये फासला तो बहुत बड़ा है। ये सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि प्लानिंग और हकीकत के बीच का है। एग्जैक्टली। और इसी बीच सुनने में आ रहा है कि सरकारी मोर्चे पर भी कुछ हलचल है। ये पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस को लेकर काफी बहस चल रही थी। अब एक नई एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस आ रही है। हाँ बिल्कुल, सरकार ने इसे मंजूरी दी है और ये 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होगी। तो इसमें क्या खास है? ये ओपीएस और एनपीएस से कैसे अलग है? देखिए, यूपीएस एक तरह से कोशिश कर रही है ओपीएस के जो सुनिश्चित रिटर्न वाला पहलू था और एनपीएस का जो योगदान आधारित मॉडल है उसके बीच एक संतुलन बनाने की। अच्छा, इसकी कुछ खास बातें हैं, जैसे पेंशन की जो गणना होगी वो पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन पर आधारित होगी। ओपीएस में ये अंतिम वेतन पर होती थी। फिर कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान अनिवार्य होगा। कर्मचारी का 10% और सरकार का 18.5%। ये एनपीएस में सरकार के 14% से ज्यादा है। ओके। और ओपीएस में तो कर्मचारी का योगदान था ही नहीं। यूपीएस में न्यूनतम पेंशन करीब 10,000 रुपए और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। हाँ। और पेंशन महंगाई के साथ बढ़ेगी भी। और वो एक मुश्त भुगतान वाली बात। हाँ, ग्रेचुटी के अलावा सेवा के हर 6 महीने पर मासिक वेतन का 10वां हिस्सा एक मुश्त मिलेगा, जिसका पेंशन पर असर नहीं पड़ेगा। ये भी एक अंतर है। तो ये एक तरह से पुरानी और नई व्यवस्थाओं का मिश्रण बनाने की कोशिश लग रही है। हाँ, कह सकते हैं एक हाइब्रिड मॉडल बनाने की कोशिश है। लेकिन देखिए, जैसे आरबीआई ने ओपीएस को लेकर चिंता जताई थी कि सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा, हाँ वो तो था, तो यूपीएस जैसी योजनाओं का भी वित्तीय प्रभाव क्या होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। और इसके टैक्स लाभ क्या होंगे वो भी अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। ये तो देखने वाली बात होगी। अच्छा, सरकारी योजनाओं जैसे ईपीएफ, एनपीएस और अटल पेंशन योजना एपीवाई के अलावा निजी विकल्प भी तो है, प्राइवेट पेंशन प्लान्स। बिल्कुल है। और निजी पेंशन योजनाओं में अक्सर ज्यादा लचीलापन मिलता है। लचीलापन मतलब आप कब पैसा डालें, कितना डालें, कहाँ निवेश करें, जैसे इक्विटी में, डेट में या हाइब्रिड फंड्स में, और कितना जोखिम उठाएं, इस पर आपका कंट्रोल ज्यादा होता है। अच्छा। और ये योजनाएं अगर आप नौकरी बदलते भी हैं तो आपके साथ रहती हैं। ईपीएफ में तो आपको पता ही है 12% कर्मचारी और 12% कंपनी का योगदान होता है। और एपीवाई वो छोटी किश्तों से 60 साल के बाद एक गारंटीड पेंशन सुनिश्चित करती है, 1000 से 5000 रुपए तक। लेकिन क्या युवा पीढ़ी इन सब के बारे में सोच रही है? उनकी क्या कहानी है? आजकल तो जल्दी रिटायरमेंट का बड़ा क्रेज है। हाँ, यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास दिखता है।
एक हालिया सर्वे बताता है कि युवा मतलब 25 से 54 साल वाले वो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, करीब 45-55 की उम्र में। लगभग 43% की यही इच्छा है। 43%। ये तो काफी ज्यादा है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि इनमें से 74% युवा अपनी महीने की कमाई का सिर्फ 1 से 15% ही रिटायरमेंट के लिए बचा रहे हैं। सिर्फ 1 से 15%? हाँ, उम्मीदें बहुत ऊंची हैं, जैसे कि हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा पेंशन मिले, पर तैयारी बहुत कम। सिर्फ 11% को लगता है कि उनका निवेश काफी होगा। और वो निवेश कहाँ कर रहे हैं फिर ज्यादातर लोग? ज्यादातर मतलब करीब 83% वो पारंपरिक योजनाओं पर ही निर्भर है। EPF, NPS, ग्रेचुइटी, जो निजी एन्युटी योजनाएं होती है ना, जो रिटायरमेंट के बाद आपको रेगुलर इनकम देती हैं, हाँ। उनका इस्तेमाल बहुत ही कम है। करीब 76% ने तो उनमें निवेश ही नहीं किया है। और अटल पेंशन योजना के बारे में भी आप देखिए, लगभग 50% लोग अनजान हैं। बाप रे, इतनी कम जागरूकता। तो फिर वही सवाल घूम फिर कर आता है, कितना पैसा काफी है? क्या वो 25 गुना नियम ही फाइनल जवाब है? एक शुरुआती अंदाजा लगाने के लिए ठीक है। एक स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये हर किसी पर एक जैसे लागू नहीं होते। सबसे जरूरी है, और मैं इस पर जोर देना चाहूंगा, अपनी व्यक्तिगत जरूरत के हिसाब से योजना बनाना। व्यक्तिगत जरूरत मतलब आपकी रिटायरमेंट में जीवन शैली कैसी होगी, आप क्या करना चाहेंगे, स्वास्थ्य पर कितना खर्च हो सकता है, महंगाई का असर क्या होगा आपके बजट पर, और सबसे जरूरी, अचानक आने वाले खर्चों के लिए क्या तैयारी है। इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। सिर्फ अंगूठे के नियमों यानी रूल ऑफ थंब पर निर्भर रहना काफी नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो तस्वीर ये उभरती है कि रिटायरमेंट एक खूबसूरत सपना जरूर है, लेकिन इसे हकीकत बनाने के लिए बहुत सोच समझकर योजना बनानी होगी, जल्दी शुरुआत करनी होगी और लगातार बचत करनी होगी। हाँ, सरकारी और निजी दोनों तरह के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन असली चाबी तो व्यक्तिगत जागरूकता और तैयारी में ही है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। अपनी रिटायरमेंट की जो उम्मीदें हैं और आज की जो तैयारी है, उसके बीच जो फासला है, उसे कम करने के लिए आज अभी आप एक कौन सा छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.